हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का ये टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जैसे कि ये इंश्योरेंस टॉपिक क्यों आया, आप क्यों पढ़ते हो ये टॉपिक। देखिए, लाइफ जो होती है उसमें बहुत रिस्क होती है। फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं जो अनफेवरेबल होते हैं हमारे लिए, वो रिस्क है। जैसे लाइफ को लेके, लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है, उसके लिए हमें फ्यूचर्स के लिए तैयार होना होता है। सेम उसी तरह बिजनेस में भी होता है। मैं आज अगर कोई बिजनेस चला रहा हूँ, रन करा रहा हूँ, तो रिस्क ये होता है कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। मे भी हो सकता है आग लग जाए मेरे बिजनेस के अंदर, मेरी स्टॉक जल जाए। स्टॉक में मैंने बहुत सारे अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्टॉक मेरे जल जाएंगे, उतने सारे पैसे मेरे खत्म हो जाएंगे। इन सब से बचने के लिए हमारे पास एक आइडिया आया। तो आइडिया क्या आया कि एक ऐसे करके कंपनी बनाई गई। उस कंपनी का यही काम होता था कि वो कहता था आप निश्चिंत होकर अपना बिजनेस को रन कराओ, आप निश्चिंत होकर अपनी लाइफ को जियो। इन केस अगर आपकी लाइफ चली जाती है तो आपके फैमिली वालों को हम कुछ कंपनसेशन पे करेंगे। हम इतना ह्यूज अमाउंट पे कर देंगे कि आपके ना होने की वजह से भी वो आसानी से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। बिजनेस में अगर स्टॉक जल जाएगा या प्रॉफिट नहीं होगा, तो उस केस में भी हम आपको कुछ हेल्प के रूप में पैसा प्रोवाइड कर देंगे, कंपनसेशन दे देंगे, जिसकी वजह से आप वापस से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, वापस से अपनी स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो। तो ये जो थर्ड पार्टी है, यानी जो हम कंपनी बोल रहे हैं, वो कंपनी काम यही करती है कि वो पार्टी के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और कहती है कि आप अपना काम निश्चिंत रूप से करिए, बदले में मैं आपको बदले में मुझे बस प्रीमियम देना होगा, और आप जब भी वो इवेंट होगा, हैपनिंग होगा, घटना घटेगी, तो मैं आपको कंपनसेशन पे करूंगा, आप ही का पैसा मैं आपको एक बार में लौटा दूंगा। यहीं से ये टर्म बन के आया इंश्योरेंस। यानी ये जो टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे कि ये एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ डीलिंग कर रही है कि अगर लॉस होगा तो आप मुझे कंपनसेशन दोगे, ये डीलिंग को ही इंश्योरेंस बोला गया है। ये एक तरह से ऐसा डिवाइस होता है जो आपको फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, जो अनसर्टेन इवेंट्स है जिसकी वजह से लॉसेस हो सकते हैं, उनसे ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हालांकि इवेंट हो जाएगा तो आपको ये प्रोवाइड करेगा, नहीं होगा तो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा ये कंपनसेशन। यानी घटना होने के बाद या फिर मैच्योरिटी हो जाए तब भी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो यही चीज बैकग्राउंड में है, ये चीजें बनी गई। तो पहला चीज, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा अनसर्टेन इवेंट के होने पर जो लॉस होता है, उस लॉस को हम पे करते हैं कंपनसेशन के रूप में, जिसके लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, उसको इंश्योर करना पड़ेगा किसी इवेंट के अगेंस्ट। यानी अगर मिस्टर एक्स है तो वो अपना क्या करा सकता है, इंश्योरेंस करा सकता है अपनी लाइफ का। ठीक है, उसी को बोलेंगे इंश्योरेंस। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है या एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी एग्री होती है कि वो रिटर्न में कंपनसेशन कुछ पे करेगी, यानी कुछ कंसिडरेशन पे करेगी, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, जितना भी अमाउंट पे करने के लिए एग्रीमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट बनते हैं ये दूसरे पार्टी से मिल के बनाई जाती है, और इसमें एग्रीमेंट लॉस के केस के लिए बनाया जाता है, या कोई डैमेजेस होगा उसके लिए बनाया जाएगा, या किसी इंजरी के लिए बनाई जाती है। इसके लिए एक वैल्यू सेट की जाती है, कुछ वैल्यू सेट होगी, वो वैल्यू आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके सेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने पार्टीज इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्ट में? सबसे पहले पॉलिसी क्या होगी? जो हम एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रिटेन में लिखते हैं, यानी राइटिंग में हम करते हैं,
डॉक्यूमेंट्स में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट एक तैयार करते हैं, दोनों का साइन होता है उसमें, उसी डॉक्यूमेंट्स को, राइटिंग को हम बोलते हैं पॉलिसी, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। इसमें दो पार्टी होती है। द पर्सन हु रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर्ड, यानी वो पर्सन जो ये रिस्क के लिए इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योर्ड करवाता है, उसको बोलते हैं इंश्योर्ड। यानी मिस्टर एक्स है, वो कंपनी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया और वो अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस करवा रहा है, तो इसको बोलेंगे इंश्योर्ड। ये पार्टी जो एक्स है इसको बोलेंगे इंश्योर्ड, और जो कंपनी है इसको बोलेंगे इंश्योरर, इसको बोलेंगे इंश्योरर, या इसी को बोलते हैं एश्योरेंस अंडरराइटर। तो लाइफ के केस में एश्योरेंस अंडरराइटर्स कहा जाएगा, किसी प्रॉपर्टी के केस में इंश्योरर कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइफ अगर एक बार चली जाएगी किसी की, तो कंपनी वापस नहीं कर सकती, उसकी लाइफ को वापस नहीं कर सकती। इसीलिए कंपनी एश्योरेंस देती है, कहती है कि मेरा एक सहानुभूति है आपके प्रति, तो सहानुभूति के रूप में वो पैसे देती है। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होता है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये है कि ये इंडिविजुअल्स के लिए या किसी बिजनेस के लिए बनाई जाती है, और इन दोनों चीज में कि एक डेफिनेट अमाउंट या सम या मनी स्पेंड किया जाता है, दिया जाता है इन प्लेस ऑफ, किसके बदले में, ह्यूज अमाउंट, जो कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस होते हैं। तो फ्यूचर में होने वाले जो अनसर्टेन लॉस है, उस लॉस के लिए ह्यूज अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। उस ह्यूज अमाउंट के बदले में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस को डेफिनेटली मतलब एक फिक्स छोटे छोटे अमाउंट में हम पैसे देते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस एक तरह से स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जो लार्ज पॉसिबल लॉस होने का रिस्क होता है उसके बदले में एक स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट होता है, और इसी स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट को प्रीमियम कहा जाता है। यानी अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे जो उनकी पॉलिसी है, मान लेते हैं पॉलिसी है 1 करोड़ रुपीज का, यानी 1 करोड़ रुपया मिलेगा अगर इवेंट होगा तो बदले में इसको एक्स को, कंपनी को हर महीने या हर साल या हर क्वार्टरली प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लाइक मान लीजिए यहाँ पे वो 5,000 पे कर रहा है। ठीक है, तो ये 5,000 इज कॉल्ड अ प्रीमियम, 1 करोड़ इज कॉल्ड अ पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, ये पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके किया गया होगा। नाउ नेक्स्ट, इंश्योरेंस का फंक्शंस क्या होता है। जो इंश्योरेंस होते हैं तो सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि आपको सर्टेनिटी देता है, यानी निश्चित रूप से आपको ये कहता है कि ठीक है, घबराओ नहीं, जो लॉस होगा उसका सर्टेनिटी आपको प्रोवाइड करेगा कि ठीक है, चलो मुझे पैसा यहाँ से मिल जाएगा, इस कंपनी ने पैसा मिल जाएगा अगर लॉस हुआ तो। इसलिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। देयर आर अनसर्टेनिटीज ऑफ द हैपनिंग ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ लॉस। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तो टाइम का पता नहीं रहेगा कि वो इवेंट्स कब हो सकता है, अनसर्टेन होता है, और लॉस कितना होगा ये भी पता नहीं रहता है। तो ये चीजें आपको प्रोवाइड करेगा कि ठीक है, लॉस होगा तो मैं पैसा दूंगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है वो कब मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब आपका इवेंट्स हो जाएगा। इसीलिए बोला है यहाँ पे हैपनिंग ऑफ टाइम अनसर्टेन होता है, अमाउंट ऑफ लॉस भी अनसर्टेन होता है। इंश्योरेंस जो होता है ये अनसर्टेनिटीज को रिमूव करता है एंड एश्योर्ड करता है कितना लॉस का पेमेंट रिसीव करेगा, जो एश्योर्ड होगा। द इंश्योरर चार्जेस प्रीमियम फॉर द प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, और जो इंश्योरर होता है यानी जो कंपनी होती है वो इसके बदले में प्रीमियम चार्ज करती है। दूसरा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फंक्शंस का मतलब हो गया इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन किस चीज से प्रोवाइड करेगी, प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस, यानी जिसकी संभावना है होने की, जो लॉस होने की संभावना है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को या रिस्क को जो होने वाला है उसको रोक नहीं सकता है, लेकिन वो उस रिस्क से होने वाले लॉसेस को कंपनसेट कर सकता है। तीसरा फंक्शन ये है कि रिस्क शेयरिंग होता है। रिस्क शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई इवेंट होता है,
हैपनिंग ऑफ अ रिस्क इवेंट, द लॉस इज शेयर्ड बाय द ऑल द पर्सन एक्सपोज टू इट। तो जो लॉस होगा वो सारे पर्सन के द्वारा शेयर किया जाएगा। अब इसमें सारे पर्सन कौन हो सकता है? जितने लोग भी इंश्योरेंस में शामिल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे। द शेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर। अब जो शेयर मिलेगा वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा? इंश्योर्ड मेंबर, यानी जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवाया है। जैसे मान लो एक्स ने भी इंश्योरेंस करवाया, वाई ने भी करवाया, दोनों ने मिल के एक साथ इंश्योरेंस करवाया है, तो एक्स और वाई दोनों को मिलेगा, क्योंकि दोनों लोग ही प्रीमियम यहाँ पे जमा करते हैं कंपनी को। चौथा है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। इंश्योरेंस का फंक्शन ये भी होता है कि ये कैपिटल को आपके बनाता है, आपकी कैपिटल को, मतलब बोल सकते हो छोटे छोटे अमाउंट आप जमा करते हो तो छोटे छोटे अमाउंट मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो कि एक कैपिटल का रूप हो जाता है, और उस बड़े अमाउंट से आप फ्यूचर में अपना कुछ भी बड़ा चीज कर सकते हो, तो इसीलिए कैपिटल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्यूमुलेटेड फंड जो होता है, एक्यूमुलेटेड मतलब एक साथ इकट्ठा पैसा जो होता है इंश्योरर के द्वारा जो रिसीव किया जाता है प्रीमियम के रूप में, वो पेमेंट किया जाता है किसको? इंश्योर्ड को। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि पेमेंट जो इंश्योर्ड करता है, और ये इसको क्या करेगा? इन्वेस्ट करते हैं कौन? इंश्योरर। इंश्योरर इसी पैसे को इन्वेस्ट कर देता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्कीम में, ताकि वो और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। तो इसलिए बोला गया है कि जो एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ इंश्योरर होता है वो रिसीव किया जाता है प्रीमियम के द्वारा, और प्रीमियम कौन पे करता है? यहाँ पे इंश्योर्ड करता है, यानी वो पर्सन पे करता है, और इसी पैसे को इन्वेस्ट करती है कंपनी अलग अलग स्कीम में, ताकि और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए भी कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। तो कंपनी के लिए कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, और वो जो बंदा है इंश्योर्ड है उसके लिए भी कैपिटल फॉर्मेट हो गया। जब वो मैच्योर्ड हो जाएगा तब उसको मिलेगा, या इवेंट्स हो जाएगा तब मिलेगा उसको। ठीक है। इसके बाद ये फंक्शन 4 हो गए। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? तो कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें एक वैलिड इंश्योरेंस कराने के लिए, एक वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। पहला, एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट आप इंश्योरेंस करोगे, कोई भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो इसमें ये बोला गया है कि जो पार्टी होगा वो दोनों पार्टी, यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड, दोनों कैसे होने चाहिए? गुड फेथ में होने चाहिए। गुड फेथ का मतलब क्या हुआ कि दोनों लोग ऑनेस्टली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। ठीक है। दोनों लोगों के बीच में सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्यूरेट होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। तो यही बोला गया है कि बोथ द इंश्योर्ड एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड to voluntarily make full accurate disclosure of all facts material to the risk being proposed, and the insurer to make clear all the terms and conditions in the insurance contract। तो इंश्योरर जो है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर करके लिखेगा, और सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगा, सारे रिस्क मटेरियल्स को भी वो सामने उसको डिस्क्लोज करके रखेगा। तो हर एक चीज को आपको ट्रू एंड फेयर में लिखना है, गुड फेथ में लिखना है, कोई भी फ्रॉड या जालसाजी नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा चीज यहाँ पे कि ये आपका एक टर्म है, याद रखना है इसको, उबेरी फेड्यू। ठीक है। उबेरी में ही ओबेरी में फाइडेई बोलते हैं इसको, जिसका मतलब ही होता है कि ऑटमोस्ट गुड फेथ होता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किसमें है? ऑटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है। दूसरा यहाँ पे है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इंश्योर्ड होता है उन दोनों की पार्टी के बीच में जिस फैक्ट के लिए या जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, जैसे मान लो कि अगर इंश्योरेंस करवाया जा रहा है कि डेथ हो जाएगा, तो डेथ इज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अगर मान लो एक्सीडेंट होगा हाथ पैर टूटने का, तो हाथ पैर टूटने का यानी फिजिकल हैंडीकैप होने का जो टर्म है दैट इज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस क्या है वो चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि सब पेक्यूलियर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से आप ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो फैक्ट, वो सब्जेक्ट होना चाहिए। इन केस ऑफ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के केस में इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है वो इंश्योर्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस मस्ट एक्सिस्ट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। तो इसका मतलब हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट जब भी होगा उस इंश्योर्ड पर्सन के लिए
तो ये देखा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए? जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाया है उसके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जब वो इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज बोला गया है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। दूसरा, इन ऑर्डर टू नेम इंश्योरेबल इंटरेस्ट हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन शुड बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। वो इंश्योरेंस किसी के द्वारा या किसी के नाम पे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो उसका ऑनर या मालिक हो। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ट्रस्टी होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो ट्रस्टी है उसने किसी दूसरे के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा है, तो हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। यस, तो ट्रस्टी का यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, इसके बाद है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि जितने सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो आग के लिए हो, चाहे वो पानी के लिए हो, फायर या मरीन इंश्योरेंस के लिए हो, सब में क्या होता है, इन दोनों केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जितना नुकसान होगा, जितना लॉस होगा, जैसा तुम्हारा सामान था, प्रॉपर्टी था, सेम टू सेम हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए बोला गया है इंश्योरर यहाँ पे अंडरटेक करता है टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस कॉस्ट टू हिम या हर ड्यू टू द डैमेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। तो यानी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है डैमेज होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, तो सेम एज इट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दैट इज इंडिविडिटी। दूसरा चीज यहाँ पे कि कंपनसेशन जो पेबल होगा या जो भी लॉस सफर हो रहा है वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में इसको मेजर किया जाएगा, पैसे के रूप में इसको मेजर करके दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी है वो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफ में अगर एक बार लाइफ चली जाती है तो आप लाइफ सेम वापस नहीं कर सकते, इसलिए लाइफ के केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी नहीं एप्लीकेबल होता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना, थिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और जो फायर और मरीन होता है उसके लिए यहाँ पे इंडिमनिटी एप्लीकेबल होती है। इसके बाद यहाँ पे प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है? प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या होता है? इस प्रिंसिपल के अनुसार ये बोला गया है कि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसमें जो कंपनसेशन हम पे करेंगे, प्रोवाइड की जाएगी, वो केवल उस लॉस के लिए प्रोवाइड की जाएगी जिस लॉस में रिस्क है, और दूसरा चीज, और जिसको आप पॉलिसी में लिखे हो, जिस रिस्क को आप पॉलिसी में लिखते हो उसी रिस्क के होने पर ही हम क्या करेंगे, कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने इंश्योरेंस करवाया कि अगर आग से स्टॉक जलेगा तो मैं उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी, लेकिन मान लो आग से अगर नहीं जला और किसी और वजह से वो स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी और तरीके से, तो फिर वहाँ पे प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो टर्म्स लिखा गया है, वो कंडीशन लिखा गया पॉलिसी में कि आग से जलने के लिए, लेकिन आग से तो जला नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे। अब दूसरा चीज ये है कि अगर कोई भी लॉस हो रहे हैं तो हम देखेंगे कि लॉस होने का रिजल्ट्स क्या है, कि कारण क्या है, दो या दो से ज्यादा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा डायरेक्ट रिजल्ट है, और जो ज्यादा डायरेक्ट रिजल्ट होगा, जो मोस्ट डोमिनेंट होगा, जो मोस्ट इफेक्टिव कॉज होगा, उसी को हम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस मानेंगे, यानी नेचुरल घटना मानेंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। यानी आग से जल रहा है और पानी से जल रहा है, तो आग से जो जलेगा आग वाले को हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो टर्म्स एंड कंडीशन दोनों अगर लिखा है, मान लो आग से भी और पानी से भी लिखा है, तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा कॉज जो इस इवेंट को हैपन करवाया है। तो अगर आग से लग रहा है कि आग से जला है तो आग वाले को हम ट्रीट कर पाएंगे, उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमेट कॉज, ये है। ठीक है ना। नेक्स्ट, सबरोगेशंस क्या होता है? सबरोगेशंस का मतलब ये है कि इसमें जो इंश्योरर होता है उसके पास एक अधिकार आ जाता है। किस चीज का अधिकार आ जाता है? इन स्टैंड इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, यानी इंश्योर्ड जो है, यानी जो पर्सन है, उसके बदले में इंश्योरर के पास अधिकार आ जाता है। जैसे वो क्लेम, इंश्योरर जो है जैसे ही क्लेम का सेटलमेंट करता है उसके बाद उसके पास अधिकार आ जाता है कि वो राइट ऑफ इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम अल्टरनेटिव सोर्स इज इन्वॉल्व। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक्स पर्सन है, उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया अपने कार का, और जैसे ही कार मान लीजिए कार
एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, तो अब ये क्लेम करने गया कंपनी के पास, कंपनी ने उसे पैसे दे दिया, तो कार अब किसके पास रहेगी? कार जो है कंपनी ले लेगी। तो यही चीज़ होता है, इसी को बोलते हैं सब्रोगेशन। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस या डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय द हिम या हर, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पास्ड ऑन टू द इंश्योरर। तो यह जो ओनरशिप होगा वो इंश्योर्ड के पास नहीं रहेगा, वो किसके पास हो जाएगा? इंश्योरर के पास चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंश्योर्ड होता है वो शुड नॉट बी अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि जो इंश्योर्ड है वो किसी तरह का प्रॉफिट नहीं ले सकता बाय सेलिंग द डैमेज प्रॉपर्टी और इन केस ऑफ लॉस प्रॉपर्टी बीइंग रिकवर्ड। ठीक है ना? अब तुमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गया तो तुम अपनी कार भूल जाओ, वो कार अब कंपनी उठा के ले जाएगी। ठीक है ना? इसको बोलते हैं सब्रोगेशंस। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशंस का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जो इंश्योरर है उसके पास अधिकार है, हु हैज पेड द क्लेम अंडर एन इंश्योरेंस टू कॉल अपॉन अदर लायबल इंश्योरर टू कंट्रीब्यूट फॉर द लॉस ऑफ पेमेंट। ठीक है? तो इंश्योरर जो है वो क्लेम पे करता है इंश्योरेंस के केस में। और दूसरा चीज यहाँ पे कि टू कॉल अपॉन अदर लायबल इंश्योरेंस, कुछ और भी इंश्योरर होते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपनी 1 है और दूसरी कंपनी 2 है, दोनों ने मिल के ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? इंश्योरर कहलाएंगे, और ये दोनों ही मिल के क्या करेंगे? उस लॉस की भरपाई करेंगे, तो लॉस को पे करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होगा? दोनों का होगा। ठीक है? तो इट इज अ सिंपल डैट इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, अगर डबल इंश्योरेंस हुआ है तो इंश्योरर आर टू द शेयर द लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच ऑफ द देम। तो यही चीज मैंने बताया कि अगर डबल इंश्योरेंस करवाया गया है तो यहाँ पे इंश्योरर है जो लॉसेस को प्रोपोर्शनली क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है? इन केस देयर इज अ लॉस when there is a more than one policy on the same property, अगर एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर एक से ज्यादा पॉलिसी ली गई है तो insured will have no right to recover more than the full amount of the his actual loss। तो जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज्यादा आप कंपनी से अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते अगर आपने डबल इंश्योरेंस करवाया है एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर। तो दूसरा चीज यहाँ पे कि अगर फुल अमाउंट एक ही इंश्योरेंस से रिकवर हो गया है तो आपकी जो अधिकार है दूसरे इंश्योरेंस से लेने का वो सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो अपना ड्यूटी भूले ना। ऐसा नहीं है, देखो उसको अपना ड्यूटी याद होना चाहिए। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। कर्तव्य क्या है कि अगर मान लो कि आपके वेयर हाउस में आग लग गई, स्टॉक आपका जल रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि बस आप निश्चित हो जाओ कि अरे चलो इंश्योरेंस करवाया है और आग लग गई तो क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल जाएंगे। नहीं, आपको क्या करना है? आपको कोशिश करना है कि कम से कम लॉस हो। तो आप कोशिश करो कि उसको आग को क्या करो, काबू पाओ, उसको मतलब बुझाओ वगैरह, यानी सारे सामान को अलग रखो, सेफ जगह में ले जाओ उसको। ये आपका मिटिगेशन होता है। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योर्ड की ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल स्टेप्स। रीजनेबल स्टेप्स लोगे टू मिनिमाइज द लॉस या डैमेज टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। यानी जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है तो उसका लॉस को आप कम से कम करोगे, यानी कोशिश करोगे कि लॉस कम हो, मिनिमाइज हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कोई गुड्स है जिसको आपने स्टोर हाउस में रखा है, आग लग गया, तो जो ऑनर है गुड्स का वो कोशिश करना चाहिए उसको कि गुड्स को रिकवर करे, ठीक है, और उसको सेव करे आग से, ताकि उसकी लॉस कम से कम हो सके। द इंश्योर्ड मस्ट बिहेव। इंश्योर्ड जो होगा उसको इस तरीके से बिहेव करना है, अपने प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब बुद्धि का यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग लगाना है, ज्यादा से ज्यादा अपना बुद्धि का प्रयोग करके बिहेव करना है कि हमारा लॉस है वो कम से कम हो, हमारी डैमेजेस कम से कम हो, एंड नॉट टू बी केयरलेस, और केयरलेस नहीं होना है जस्ट बिकॉज देयर इज ए इंश्योरेंस कवर। क्योंकि आप ये सोच के केयरलेस हो जाते हो कि इंश्योरेंस मैंने करके रखा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है? इफ रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन, अगर आपने रीजनेबल केयर नहीं लिया, ठीक है, आपके मतलब एक प्रूडेंस पर्सन मतलब एक रीजनेबल पर्सन है जिसके पास एक कॉमन सेंस होनी चाहिए थी, अगर आपने ये चीजें नहीं लिया एज ए नॉर्मल पर्सन मानकर आपको, तो आपकी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा। ठीक है? वो आप भूल जाओ, आपको कंपनी पे करने वाली नहीं है। सपोज मान लो मुझे पता था कि आपके वेयर हाउस में आग लग गई है और सामान को बचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी आपने उसको बचाया नहीं, आप जानबूझ के आपने उसको जलने दिया, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई क्लेम नहीं पे करेगी। ठीक है? तो ये मैंने आपके 7 पॉइंट बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? इससे क्वेश्चंस बनते भी हैं, तो प्लीज आप इसको तैयार करिए अच्छे से और याद करिए। थैंक यू वेरी मच।